शुगर है, तो जब आपको शुगर होता है तो आप पहले ही दिन ये मान लेते हैं कि अब जिंदगी भर दवा खानी है। तो और ये कैसे डिसाइड करते हैं आप कि इसको होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के जरिए ही सही किया जा सकता है? या जो सेहत के बारे में बात करते हुए मिलेंगे वो बैक टू द रूट्स, उस जमाने की बातें करते हैं जो हमारे दादा बाबा करते थे। डॉक्टर तभी भी 100% दे रहा है, वो कम नहीं दे रहा है, लेकिन एक इंसान की काम करने की कैपेसिटी है ना, 8 घंटे में उतना ही तो काम करेगा जितना 8 घंटे में करना। जैसे बाल का झड़ने का अक्सर माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में सबके, आपके पिताजी के, आपके दादा के बाल झड़ रहे हैं तो आपके भी झड़ेंगे। तो इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जा रहा है। और डायबिटीज क्या है? डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्योंकि चक्रास पे बात हर कोई करता है लेकिन उसे अप्लाई कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, हाइपरटेंशन का नमक नमक तो सभी कहते हैं, बट हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। आप अगर YouTube खोलेंगे तो आपको जो चक्रा हीलिंग करते दिखेंगे ना, मैक्सिमम फॉरेनर दिखेंगे। मैंने तो इसलिए बायो नहीं लिए थे क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं याद होते थे। पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार, मैं हूं आरजे आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो, जहां पर हम बातचीत करते हैं किसी खास मेहमान से और वो मेहमान हमें कुछ न कुछ मदद करते हैं आकर हमारी जिंदगी में चल रही समस्याओं से। देखो, आजकल अगर देखा जाए तो हर किसी के जिंदगी में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये जानना बेहद ज़रूरी है। और बदलते मौसम के साथ बात अक्सर आ जाती है हेल्थ की, स्वास्थ्य की, और उससे भी ज़्यादा कई दफ़ा दिक्कतें आ जाती हैं कि हमें कम टाइम में डिजीजेस होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बड़े शहर के हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर वही डिजीज़ और वही बीमारी या वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अगर गाँव में अगर चले जाएं, गाँव के क्षेत्र में चले जाएं, तो वहाँ उनको कैसे सही किया जा सकता है या उनकी क्योर कैसे की जाए। तो अगर मैं स्पेशल बता दूं कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत वहां से की जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, गांव में जाकर। अगर सच्चाई बताई जाए तो बीमारियों की जो शुरुआत और बीमारियों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो गांव में ज़्यादा है, लेकिन उसको कैसे सही किया जाए, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर आया जाए और उसे एक करियर के तौर पर बनाकर अपने ऐसे न जाने कितने नौजवान तैयार किए जो उनके साथ जुड़कर इस समुदाय के लिए काम कर सकें। तो मैं आज अभी स्वागत करता हूं, मेरे साथ हैं गीता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आनंद जी। और गीता मैम के बारे में बता दूं कि मैम जो हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और फिटनेस सोलोप्रेन्योर एडवाइजर हैं। और ये इनका जो डेजिग्नेशन है ये क्या बयां करता है ये मैम से हम खुद ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डेजिग्नेशन बहुत मायने रखता है, उसमें से एक वर्ड आया सोलोप्रेन्योर। मैं बोलने में थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके आया हूँ बाहर में, क्योंकि गलत ना बोला जाए मेरे से। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे गीता मैम ये क्या है, क्या बयां करता है, इसका मायने क्या है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे डेजिग्नेशन में 2 पार्ट है, एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, तो वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज आई एम PhD इन पब्लिक हेल्थ, वो आपको आसानी से समझ में आ गया। दूसरा जो हिस्सा है जो फिटनेस सोलोप्रेन्योर एडवाइजर है, फिटनेस का मतलब तो समझ गए होंगे। सोलोप्रेन्योर का मतलब होता है, सोलोप्रेन्योर एक वर्ड है जो एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। तो जो इंसान अकेला अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारा काम आगे बढ़ जाता है, हम बहुत बड़ी टीम को हायर कर सकते हैं, तो फिर हमें उतने चैलेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हम अकेले कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें शुरू में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप फिटनेस के बिजनेस में हैं, आप फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने इस जो आपका जुनून है फिटनेस के प्रति, इसको ले जाएं, लोगों की मदद करें, और ना सिर्फ मदद करें बल्कि दुआओं के साथ कुछ पैसा भी अर्न करें, तो हम आपको कहते हैं फिटनेस सोलोप्रेन्योर। लेकिन अब इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी करने आता तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस में जो आपकी मदद करता है वो आपका एडवाइजर होता है। तो ये फिटनेस सोलोप्रेन्योर एडवाइजर इसको डिनोट करता है कि अगर आप फिटनेस की इंडस्ट्री में हैं, हेल्थ या वेलनेस की इंडस्ट्री में हैं और आप अपने काम को शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी चैलेंजेस आते हैं, मतलब एक अकेला इंसान कैसे अपना काम शुरू कर सकता है, आई एम देयर टू हेल्प। ओके, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आप फिटनेस की इंडस्ट्री के आप शार्क टैंक हैं, शार्क हैं कह सकते हैं क्योंकि आप उनको हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है वो। ओके, सो गीता मैम, जैसे आपने बताया आपने PhD की है, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया कि आप मेरे नाम के आगे डॉक्टर मत लगाना, ये मतलब क्यों?
एक्चुअली क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में एक पहले से चीज़ है कि हेल्थ के फील्ड में वही काम कर सकता है जो डॉक्टर है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत कुछ जानते हैं, जिन्होंने अपने बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को अपने बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज जो हमारे समाज में ऑलरेडी प्रचलित हैं उनसे सही किया है। बट उनको लगता है कि मैं किसी को कैसे ये बता सकता हूँ, मैं तो नहीं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो नहीं बता सकता। तो द मोमेंट आप डॉक्टर कहते हैं ना तो लोगों के दिमाग में वही आ जाता है। तो कि वो वाले इसलिए डॉक्टर हैं, हाँ, तो इंजेक्शन इसलिए लगाने वाले। मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई जिसने, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐड भी चलाया था कि अगर आपके पास अपनी बीमारी को बीट करने वाली स्टोरी है, आपकी भी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे बिल्कुल होंगे। जिन्होंने अपने बहुत सारे डिजीजेस को रिवर्स किया है, तो कुछ तो किया होगा तभी किया है। तो वो जो जानकारी आपके पास है आप उसको लोगों से साझा कर सकते हैं और ऐसे ही डिजीजेस से जो लोग जूझ रहे हैं उनसे आप उनको मदद कर सकते हैं ओवरकम करने में। पर वो आगे नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी कौन सुनेगा, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तो ओके, इसलिए मैंने कहा ये कि बात है, ये एक वो है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरी बात कौन सुनेगा। हाँ, ओके, तो अभी जैसे आपने बात की हेल्थ को आगे मतलब सही करने में, तो एलोपैथिक को आप लेती हैं या होम्योपैथिक को आप प्रेफर करते हैं, या किस चीज़ को आप ज़्यादा वो देते हैं, तवज्जो देते हैं, किससे ज़्यादा सही तरीके से हेल्प हो सकती देखिए है? पब्लिक हेल्थ जो है ना एक ये वो विधा है जो प्रिवेंशन पे काम करती है। अच्छा, जितने भी प्रिवेंटिव अप्रोचेस बचाओ। हैं जी, जितने भी हाँ प्रिवेंटिव अप्रोचेस है हेल्थ हम्म, के, उन सब की शुरुआत पब्लिक हेल्थ से हुई है। अच्छा, तो जब आपने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई करी, जब हम उसके बारे में सीखे तो हमारी कोशिश ही यही होती है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। होने ना दे। और हो गई उस पे तो हमारा कोई वो नहीं है। तो अगर हो गई तो फिर अब अगर आपको बीमारी हो गई है फिर तो डॉक्टर चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के साथ आपको जो ट्रीटमेंट लेना है लीजिए, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आपकी मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जी। जैसे शुगर है, हम्म, तो जब आपको शुगर होता है तो आप पहले ही दिन ये मान लेते हैं कि अब जिंदगी भर दवा खानी है। हम्म, आजकल बहुत सारे लोगों को पता हो गया, जागरूक है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। बट एक टाइम था और अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शुगर हो गया तो आपको जिंदगी भर दवा खानी है। इनिशियल टाइम में आपको खानी पड़ सकती है अगर आपका ज़्यादा, वो तो मदद आपकी डॉक्टर ही करेगा जो एलोपैथी का डॉक्टर है। आप अगर जाना चाहते किसी और के पास भी जाइए, बट वो एलोपैथी वाला ही करेगा। लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत से अप्रोचेज हैं, जैसे लाइफस्टाइल में सुधार करके आप अपने शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी है ना, इनको हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी मोडालिटीज है, जैसे अभी आपने आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आपकी जो खाने की प्लेट है उसमें क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको आप समझिए बैक टू रूट्स। अभी बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, दिनों बिल्कुल। पहले तक बड़ा चलन था कि हम आई एम अ नाइट आउल। बहुत लोगों के स्टेटस पे आपने देखा होगा कि लोग बहुत फख्र मानते थे ये कहने में कि आई एम नाइट आउल, मैं रात भर जगा रहता हूँ, मैं रात को काम करता हूँ। लेकिन आज आप देखिए जितने भी आपको सेहतमंद लोग मिलेंगे या जो सेहत के बारे में बात करते हुए मिलेंगे, वो बैक टू द रूट्स उस जमाने की बातें करते हैं जो हमारे दादा बाबा करते थे कि और आप हमको 8 बजे तक खा लीजिए। खा लीजिए, और हमको कहने पे वो करते भी थे कि ऐसा हम करें, लेकिन हम अपने आप हम्म, को मॉडर्नाइजेशन की इस प्रथा में लेकर आ गए और उसको नहीं फॉलो कर पाए। हाँ, तो हमारे बॉडी का एक साइकाडियम रिदम होता है। हम्म, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 90% ऑफ डिजीजेस को आप वैसे ही बचाव कर ले जाते हैं। ओके, और यही साइकाडियम रिदम हमारे दादा बाबा फॉलो करते थे, ओके। जो एंसेस्टर्स थे। तो आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, आपने शुरुआत जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपने सोलो शुरू किया और बहुत सारी चीजें करते करते आज आप हेल्थ कोच ट्रेनर हैं। जी, आप ऐसे इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेन करते हैं। इस पूरे सफर में अगर सबसे कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप मेंशन करना चाहें कि ये अगर कोई हर किसी के लाइफ में आएगा, अगर उसने शुरुआत की है तो उस लेवल तक पहुंचने में उसको भी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, कोई एक ऐसा पॉइंट कि वहां पर ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो 22 साल दिए मैंने हेल्थ हाँ, इंडस्ट्री को। तब हम इसे हेल्थ इंडस्ट्री कहते थे, आज मैं इसे सिक केयर इंडस्ट्री कहती हूँ। तो हाँ। 22 साल दिए मैंने इस सिक केयर इंडस्ट्री को। हम्म, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। मैं गेट्स फाउंडेशन के साथ काम करती थी। तब मैं बहुत जैसे अभी आपने कहा ना कि रिमोट एरियाज में जाती थी, ऐसी जगहों पर जहाँ हेल्थ पोस्ट भी नहीं नहीं है। है। सीएचसी पीएचसी की तो बात ही छोड़ दीजिए।
तो वहां पर मैंने देखा ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी साइकार्डियम रिदम की। अब देखिए एक फैशन बन गया था, लेट खाना खाना है, लेट तक टीवी देखनी है। तो जो रिमोट एरिया में होता है या जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं ना, इनके साथ तो और ये होता है कि उसी को फॉलो करते हैं जो मेट्रोज में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है कूल बनने के लिए। तो वहां पर मैंने देखा ना कि अगर इनको बेसिक एजुकेशन दी जाए, और जब मैं पीएचसी सीएचसी पे जाती थी तो वहां पे, आप भी कभी अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा रश है। तो वहां पर काम तो मेरा कुछ और था, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर हम इस रश को कम कर सके तो वो डॉक्टर अपना 100% डॉक्टर तभी भी 100% दे रहा है, वो कम नहीं दे रहा है। लेकिन एक इंसान की काम करने की कैपेसिटी है ना, 8 घंटे में उतना ही तो काम करेगा जितना 8 घंटे में करना कर सकता है। बिल्कुल तो हम एक इंसान के ऊपर तो इतना जोर डाल रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाओ, डॉक्टर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बवाल। हम क्या ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर जो लोड है वो कैसे कम हो सकता है, और वो जो लोड है उसको कम करने में कोई पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। अपनी आदतों को सुधारने में क्या पैसा खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हम उस डॉक्टर पे लोड डाल रहे हैं, हम अपने देश पे लोड डाल रहे हैं, हम खुद पे लोड डाल रहे हैं ना, हमारे भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं टेस्ट में, मेडिसिन में, बीमारों के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो हम प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रहे हैं। तो मैंने वहां पर देखा ऐसा। तो और हमारा काम भी एजुकेशन ही देने का था। तो वहां से मेरे मन में आया कि अगर हम प्रिवेंटिव अप्रोच पर काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि मैंने ये सोचा कि मैं प्रिवेंटिव अप्रोच पे काम करके अगर लोगों को बीमार होने से, डिजीज पे खर्च होने वाले पैसे से उनके मतलब बचाव करती हूँ। तो जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है ना सिक केयर पे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, हम उसको बचा सकते हैं, वो कहीं और लग सकता है, और हम देश की प्रोडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या बात है। ये एक सोच और उस रूट लेवल से जाकर शुरुआत करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और वो आप कर रहे हैं लगातार पिछले 22 वर्षों से आप कर रहे हैं, और एक इस लेवल पर आप हैं कि अब आपकी बात वो लोग बैठ के आराम से सुनते हैं। हाँ। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग अपने जो सेशंस देती हैं हेल्थ कोच के तौर पे, उसमें क्या सिखाते हैं लोगों को, क्या बताते हैं, उसमें क्या होता है? एक्चुअली होलिस्टिक हेल्थ पे मैं काम करती हूँ कि आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अच्छा। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जैसे अगर आप देखें तो WHO ने भी जो अपनी डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो ये नहीं कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। वो ये कहता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तीनों तरह से आप एकदम फिट है, और किसी भी डिजीज का एब्सेंस है, तब आप हेल्दी हैं। तो मैं इसी अप्रोच पे काम करती हूँ। और इसके साथ साथ जो अभी आजकल आप देखेंगे ना, इंडिया, जैसे अभी हम लोग डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जा रहा है। और डायबिटीज क्या है? डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने की तो बात छोड़िए, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम तो बुला रहे हैं ना। अगर आपको मान लो टाइप 1 डायबिटीज हो तब तो माना कि भाई आपको डिजीज है, बट टाइप 2 तो डिजीज नहीं है, टाइप 2 तो डिसऑर्डर है। तो हम उसको क्यों इनवाइट करें? तो मैं प्रिवेंशन पर ही बात करती हूँ। और ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम जब किसी भी, आप मे बी आपने देखा हो या मे बी आपने महसूस किया हो कि एक इंसान जो फिजिकली अनफिट है, अगर मान लो उसको कोई शारीरिक रूप से कोई बीमारी है, उसके कंपैरिजन में एक इंसान जो मानसिक रूप से बीमार है, आप दोनों को देखेंगे ना, तो शारीरिक बीमारी वाला इंसान थोड़ी देर को अपनी बीमारी भूल सकता है, बिल्कुल सही सकता है। मानसिक बीमार नहीं भूलता है, और हम उसको बीमार समझते भी नहीं है। आपने देखा होगा ना, घरों में बच्चे, अभी आजकल इतना प्रेशर है बच्चों पे पढ़ाई का, इसका उसका लेके, इतना ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, और पेरेंट्स उसके बाद उसको मानते भी नहीं है कि इस तरह की चीजें, उनको लगता है कोने में पड़ा रहता है, जबरदस्ती बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो ये जो हम मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आप मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी देर का मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप अगर कोई बच्चा कम मार्क्स पा रहा है, नहीं पढ़ रहा और इस तरह डिप्रेशन में आ रहा, तो फोकस कैसे होगा? फोकस के लिए क्या अप्रोचेस करनी चाहिए? और आजकल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस, और वो सारी बीमारियों की जननी है। देखिए क्या है, स्ट्रेस जो है वो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करता है जिससे बीमारियां होती हैं, और फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको फिर से स्ट्रेस होता है। तो बिल्कुल एक विशियस साइकिल है। ये चारों अप्रोच अभी तक मुझे जैसा लगता है 2 4 5 साल पहले तक
फिजिकल हेल्थ पे बहुत फोकस था। हाँ, फिजिकल हेल्थ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ कुछ टाइम से लोग बात करने लगे, मेंटल हेल्थ की बात करने लगे कि नहीं, उसके बाद लोग स्पिरिचुअल होना पे हाँ, आप ध्यान देने लगे, नहीं स्पिरिचुअल होना भी, इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत इमोशनल होने पे बात फोकस। होने लगी, यस। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इमोशनल होने से काम आपका नहीं चल सकता है। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं वही था कि होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की आप बात अगर कर रही हैं, तो ये किस तरह काम करता है? इसको आप कैसे किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ये कैसे डिसाइड करते हैं आप कि इसको होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के ज़रिए ही सही किया जा सकता है? देखिए ये तो मेरे डिसाइड करने या आपके डिसाइड करने की बात ही नहीं है, ये अच्छा, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा। पहले की अगर बात, अभी की बात कर लो, हुँ, कोई आपके घर में बुजुर्ग बीमार है, हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, हुँ, तो अगर उसकी बड़ी स्थिति खराब है तो डॉक्टर क्या कहता है, इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, खुश रखिए। हुँ। तो खुश रखिए तो उसकी सेहत को हाँ, अच्छा करने के लिए पहली चीज़ है, हुँ, बचे ना बचे वो अलग बात है, हुँ। वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो खुश रखिए क्या हुआ? खुश रखिए आपकी इमोशनल हेल्थ भी हो गई और मेंटल हेल्थ भी हो गई, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक ही चीज़ होती है। हुँ, तो हम इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों को हम मैनिफेस्ट वर्ड का तो इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को हम सोच के अपने पास बुला लेते हैं, हुँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ओवरथिंकिंग ऐसा कह ना सकते हैं, हो उसके जाए। बारे में ऑल टाइम सोचते रहना कि ऐसा ना हो जाए, यस। वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो मैंने क्यों कहा कि हुँ, मैनिफेस्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि हुँ। मैनिफेस्ट तो हम लोग अच्छी चीज़ों को अच्छी करते चीज़ों हैं के ना, लिए करते बुरो हैं। बुरे को कौन करना चाहता है? लेकिन आप देखिए हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, हुँ, मगर हम ये मान के चलते हैं कि मेरे फादर को बीपी था तो मुझे भी होगा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मेरी ये कोशिश क्यों नहीं करते, हमें पता है मेरे फादर को बीपी था तो मुझे भी होगा, तो हम अपनी आदतों को शुरू से ऐसा रखें कि बीपी का ऑनसेट ही ना हो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का, बिल्कुल, बीपी बिल्कुल, तो बिल्कुल। रहेगा ही बिल्कुल, रहेगा, बिल्कुल तो रहेगा ही। तो हाई हुँ, बीपी का ऑनसेट ही ना हो, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हुँ। तो बेसिकली अगर यहाँ पर एक चीज़ आपने और बोल दी, जो अक्सर हमें देखते हैं कि जेनेटिक बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो जेनेटिक मिलती हैं, या फिर कैसा होता है कि हम महसूस कर रहे होते हैं और बचपन से ऐसा देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे फादर को है तो मुझे भी हो जाएगा। जैसे बाल का झड़ने का अक्सर माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में सबके, आपके पिताजी के, आपके दादा के बाल झड़ रहे हैं तो आपके भी झड़ेंगे। ऐसा होता है या ऐसा हम सोच सोच कैसा कर लेते हैं? नहीं, जेनेटिक तो बीमारियां होती हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अगर बीमारी हो। जेनेटिक नहीं, हर बीमारी नहीं, हर किसी को हो। अच्छा, हर किसी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा, अगर एक फादर है उनको कोई बीमारी है तो उनके 5 बच्चे हैं तो पांचों को हो। अच्छा। आप देखिएगा, अब आगे से आप ध्यान दीजिएगा, हुँ, ऐसा क्यों होता है कि उन 5 में से किसी एक ही को होता है? तो अच्छा। जेनेटिक भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हुँ, इंटरनल फैक्टर आपका जेनेटिक्स हो गया, हुँ, एक्सटर्नल फैक्टर वो हुआ जिस एनवायरनमेंट में हैं आप। हुँ, अभी जैसे आपके घर में हम मान लेते चलो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर ठीक की है। हिस्ट्री है। हुँ, आपको पता है, एक बड़ा लेमैन आदमी भी जानता है कि अगर बीपी बढ़ा है तो हमें नमक कम खाना है। ये बड़ा बहुत बिल्कुल, जनरल सी बिल्कुल चीज़ कॉमन है, सी सब बात है। कोई जानता है। हुँ, तो अगर जो है हमें पता है कि हमारे दादाजी को भी था हुँ, हाइपरटेंशन, पापा को भी है हाइपरटेंशन, अब हमारी बारी है। हुँ, फिर भी अगर हम ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नमक हम खाते हैं उस पे हुँ, कमी नहीं कर रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हुँ, ये ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों उन को। चीज़ों को। हर वो बीमारी जो हुँ, आपके फादर को है वो ज़रूरी नहीं है आपको। कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब आपके फोर फादर्स को 5-6 पीढ़ी पहले कोई थी वो अभी हो गई। हुँ, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बट दे आर नॉट दैट कॉमन, और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को होगा। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हुँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती, जिनको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी कहते कि हैं। डायबिटीज़ भी हेरिडिटी है, हाइपरटेंशन भी हेरिडिटी है, तो ये व्हाट आई बिलीव इज कि ये हेरिडिटी नहीं है, हुँ, क्योंकि हेरिडिटी आपकी लाइफस्टाइल है। हुँ, माहौल है आपके हाँ, आस-पास, आपके घर में कैसा माहौल रह जो रहा है? जो खान देखो, जो खाना मेरी मम्मी बना रही थी, हुँ, जिस तरीके से हमारे घर का एटमॉस्फेयर था, हुँ, उसी एटमॉस्फेयर में मेरे फादर को हो गया बीपी। हुँ, फिर जो जो मैंने अपने घर में सीखा उसी तरीके से तो मैं भी बना रही हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल समझ उसी एटमॉस्फेयर में मैं भी हूँ। हुँ, तो अब जो मेरे घर में होगा, जैसे जैसे मम्मी कर रही थी बिल्कुल वैसे मैं करूँगी, तो अभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं खुद भी उसके लिए प्रोन हो जाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और तो यही आप देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जब हम कंबाइंड फैमिली में जाते हैं, फिर हुँ, वो कल्चर चलता है, क्योंकि आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, जो इन-लॉज़ की तरफ चल रहा था, हुँ, फिर वो बीमारियाँ आपको दिखती हैं जो इन-लॉज़ की फैमिली में थी। ओके। लेकिन बीपी इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, तो हुँ, हर किसी को होता है, तो आदमी
इतना उसको डिफरेंशिएट करके देख नहीं पाता, लेकिन मैं कहूंगी आपसे कि आप इसको ध्यान करके देखिएगा कभी। अच्छा, इस तरह की बीमारियों को क्या घर के माहौल को चेंज करके क्या उसको बचा जा सकता है, उसको सही किया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। क्या करना अभी चाहिए? अच्छा, हाइपरटेंशन का नमक नमक तो सभी कहते हैं, बट हम्म। हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। अगर हमारे आसपास का, चाहे हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, चाहे हमारा जो सोशल सर्किल है ऐसा है, जहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस ही हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका बीपी का ऑनसेट बहुत पहले हो जाएगा। वो उतना वेट भी नहीं करेगा कि 50 साल की उम्र में होने जाए। अभी आजकल आप देखिए बच्चों को डायबिटीज हो जाता है। बिल्कुल वही चीज। अगर आप महीने के 30 में से 28 दिन फास्ट फूड खाएंगे, आपका जो रेशियो होना चाहिए प्रोटीन और कार्ब्स का वो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो हम अगर उस एटमॉस्फेयर को तोड़ते हैं, जैसे मान लो हम अच्छा खाना खाने लगते हैं, जिसको हम हेल्दी डाइट कहते हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपका जो है 30% प्रोटीन, 30% का 40% कार्ब, और जो है 30% आपका गुड फैट होना चाहिए। अगर आप इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं खाने में, अगर आपके जहाँ भी हैं घर में, चाहे आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा स्ट्रेस, एक बुरा स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता अच्छा, है। मैं सोचा ये स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी। हाँ। मुझे सुबह खाना बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। अच्छा। ये एक अच्छा स्ट्रेस है जो टाइम पे खाना बनाने को हाँ, मोटिवेट करता हाँ। है ना? और दूसरा एक स्ट्रेस जो मतलब उसको हम गलत तरीके से कैसे ले लेते हैं कि हम रात भर सो ही नहीं रहे हैं कि सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना। खाना तो सभी को बनाना, तो ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। रात भर सो नहीं रहे हैं कि सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना, दैट इज बैड स्ट्रेस। या हम इसको किसी कंपटीशन की तरह से ले सकते हैं। मुझे जीतना है, ये एक अच्छा स्ट्रेस है। मुझे उसको हराना हरा के है, जीतना है, बिल्कुल सही तो बात है। ये एक बुरा स्ट्रेस है। तो जो अच्छा, जो गुड स्ट्रेस होता है ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है एक बेहतर जिंदगी के लिए। तो लेकिन उसको भी जब आप अगर कंटिन्यूएशन में लेते जाएंगे तो फिर वो बुरे स्ट्रेस की तरफ जाएगा। तो अगर अच्छा भी स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत होगा, लाइफ है, तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। बहुत बहुत तरह की हीलिंग मोडालिटीज हैं, बहुत तरह की प्रैक्टिसेस है, उनको करना चाहिए। तो हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ जा सकते क्या हैं। बात है। अच्छा, तो जो अभी हमने होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो होलिस्टिक में और क्या क्या प्रोसेस होते हैं किसी भी एक पेशेंट को सही करने के? क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं? जैसे आपने भी योगा, ये भी उसी में आएगा? उसी को हाँ, खुश देखिए, रखना, ये? हाँ। पहले तो होलिस्टिक से दो चीजें, एक होता है होलिस्टिक हेल्थ और एक होता है होलिस्टिक अप्रोच। अप्रोच दोनों अलग अलग है? हाँ, तो अच्छा। होलिस्टिक हेल्थ की तो हम लोगों ने बात करी, क्या? जहाँ पर हम सभी डायमेंशंस को कर रहे हैं, हाँ, फिजिकल, मेंटल, बिल्कुल सोशल, बिल्कुल। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अभी होलिस्टिक अप्रोच के लिए, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन लिख के दे देता है, ये उसका अपना अप्रोच है जी। एलोपैथी का। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप किसी हीलर के पास जाते हैं, मे बी वो मेडिटेशन गुरु हैं, तो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। आप किसी योगा वाले के पास जाते, कोई डॉक्टर नहीं कहता है कि आप योगा मत करिए, बिल्कुल सही बात कोई है। डॉक्टर नहीं कहता है कि आप मेडिटेशन मत करिए। ये अलग बात है, वो आपको सिखाता नहीं है कि योगा कैसे करना और मेडिटेशन कैसे करना, क्योंकि उसको आता नहीं है। आता नहीं है। वो अपनी विधा का एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही बात जो है। योगा सिखा रहा है वो अपनी विधा का एक्सपर्ट है। तो अगर हम सारे प्रैक्टिसेस को लेके चलेंगे, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में, देखो मेडिसिन से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। वो तो अगर आप मेरे पास आते हैं और आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर या डिजीज है जिसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए, तो मैं यही कहती हूँ, आपको जो डॉक्टर ने दिया वो करिए। बट लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे वो बीच में रह गई कि कुछ मेडिसिन ऐसी, कुछ क्या, मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी होती है कि हम एक चीज की मेडिसिन लेते हैं, वो एक और डिसऑर्डर, फिर एक और डिसऑर्डर, बिल्कुल फिर बिल्कुल एक और बिल्कुल। डिसऑर्डर। तो हम मेडिसिन कभी छोड़ ही नहीं पाते, एक बिल्कुल छूटी भी तो दूसरे की चल रही होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये एडिक्शन नहीं लाना है। अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो मेडिसिन मेडिसिन लीजिए जो उसने दिया, और बाकी सारे अप्रोचेस ऐसे करिए कि आपकी वो मेडिसिन पे डिपेंडेंसी हट जाए, फिर आपको मेडिसिन लेना ना लेना ना पड़े। पड़े। मतलब ये नहीं कि आपने 2.5 से शुरू किया था तो अब वो 10 तक पहुंच जाए, ये नहीं करते। तो उसके लिए मैं क्या क्या अप्रोचेस यूज करती हूँ, जैसे सबसे पहले तो, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि हम कभी कभी बीमारियों को भी अपने पास बुला लेते हैं बिल्कुल सही बात है। सोच के, हम उसी तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक अच्छी सेहत को। अच्छा। हाँ, मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हर वो चीज जो हमें चाहिए, हम सोचते हैं उसको, हाँ, और यूनिवर्स हम को बोलते हैं कि हमें चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यूनिवर्स को यही क्यों बोलते भाई कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना बड़ा घर चाहिए, हमें इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए? हम ये क्यों नहीं बोलते मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, तो आप उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो हॉस्पिटल ही ना। क्या बात है। तो जब हम घर और गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो हम अपना हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। फिर इसी तरह से डीप माइंडसेट की टेक्निक्स है। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर भी हूँ।
तो डीप माइंडसेट की प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत जो सीवियर ऐसी आपको बीमारियां होती हैं उसके लिए होता है, क्योंकि वहां पर पेशेंट खुद यही मान के बैठ जाता है कि अब हम नहीं ठीक हो पाएंगे। ओके। तो वहां पे तो सबसे आपने देखा होगा ना, जब भी डॉक्टर भर्ती करता है तो वो कहता है कि आ, खुश रहो, सोचो कि हम सोचो अच्छे हो अच्छे जाएंगे, हो रहा नहीं है। कुछ हुआ है। तो ये क्या है, ये माइंडसेट ही तो है, उसके दिमाग में चल रहा है कि अब हम जाने वाले जाने हैं। वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमें उसको इसी को बदलना है कि नहीं तुम जाने वाले नहीं, दिस इज द फेज, अभी आप इससे भी उठ जाएंगे। तो ये डीप माइंडसेट प्रैक्टिसेस होती है। उसके अलावा व्हाट आई बिलीव, और मैंने उसके कोर्सेज भी किए, ऐसे ही मेरे सामने आ गया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो इस वजह से भी होती है कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो सभी जानते हैं। बिल्कुल जाते हैं। तो चक्रास या तो ब्लॉक्ड हैं या ओवर एक्टिव हैं, उनकी वजह से भी। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवा बंद कर दीजिए, आप लीजिए आपको जब तक लगता है। आप चक्रा क्लीनिंग और चक्रा बैलेंसिंग पर भी काम करिए, आपका डॉक्टर खुद से आपकी दवा बंद करेगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व वो खाने बहुत में जरूरी है, वो होते तो हैं। जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या परहेज करना है, मतलब क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये तो हम कभी पूछते ही पूछते ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप वो बताते भी देखिए, हमें कि ये इन चीजों को अवॉइड करना है आपको। हाँ, हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना, आप देखिए क्या पॉपुलेशन है और क्या डॉक्टर्स का नंबर है, इतना उनके पास भीड़ है, वो बता ही नहीं सकते। बता ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। और अगर आजकल तो सब बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियंस है, मगर जो डाइटिशियन बताता है वो हम सुनते भी नहीं। और डाइटिशियन जो होता है ना, डाइटिशियन बीमार लोगों के लिए होता है। अगर आप बीमार नहीं हैं और आगे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है आपको न्यूट्रिशनिस्ट की। और उतना न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी हम सब लोग जानते हैं। हम क्यों दाल चावल ही खाते हैं, हम दाल रोटी क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जब हम दाल चावल खाते हैं तो जो दाल का प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट प्लांट प्रोटीन होता है, लेकिन चावल के साथ खाते हैं तो कंप्लीट प्लांट प्रोटीन हो जाता है। ये कहीं जा करके सीख करके नहीं हमारे जरूरत ही एंसेस्टर्स नहीं है, आए बचपन थे। से यही कर रहे हैं हम। हाँ, तो जिन्होंने भी शुरू किया, हमारे जो एंसेस्टर्स आए तो कहीं से सीख के तो नहीं आए थे। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसी को नहीं फॉलो कर पाते हैं ना। अगर हम वही फॉलो कर ले जो हमारे यहाँ चलता आया है, हम जो मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और उस तरह न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर उनका ऐसा वेदर है और उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो खाना बना के फ्रीज करके डीप फ्रीजर में रख रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास टाइम भी है और हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर और वेदर भी नहीं वेदर है भी कि नहीं वो है। इतना अच्छे से रहे, लेकिन हम भी अब वही कर रहे हैं, आटा गूंथ के हफ्ते भर का रख देते हैं। तो खराब तो होगा और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को तो हाँ, तो अनहेल्दी करेगा ही। और क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? कुछ नहीं, सिर्फ आप फूडिंग कर रहे हो कि आप खाना खा लिया, पेट भर गया, उसको वो कर दिया, बस उससे आप न्यूट्रिएंट्स आपको क्या ही मिल रहा है, क्या ही पोषक तत्व उससे मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको। हमें जब भूख लगती है तो भूख का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशंस की जरूरत जरूरत है, बिल्कुल सही है, बात है। लेकिन हम न्यूट्रिशन नहीं डालते। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जी। अभी हम कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, हमें भूख लगती है, तो अगर आपने समोसा देखा और आप समोसा खाते हैं, तो आप, मेरा तो यही है कि एक समोसे के बाद तो नहीं रुकते, दूसरा तो खाते ही हैं। बिल्कुल खाते हैं। खाते हैं। लेकिन अगर जो है हमने वहां पर ये चॉइस कर ली कि बगल में एक फ्रूट वाला भी खड़ा था, चलो सेब लेके खाते हैं, तो दूसरा सेब खाते देखा है किसी को? कभी नहीं। नहीं देखा है। नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सेब से, चलो वो रोड पे रखा है, कुछ भी कितना भी खराब था, बट समोसे से जो न्यूट्रिशन मिल रहा उससे तो 1000 अच्छा ही टाइम्स था। बेटर न्यूट्रिशन उस बिल्कुल सेब बिल्कुल में सही था। था। तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी होती तो वो और मांगती नहीं कि आप और खाएं। बट तो हमें जो भूख लगती है वो न्यूट्रिशन के लिए लगती है, और हम जो खाते हैं वो स्वाद के लिए स्वाद के खाते लिए हैं। खाते हैं। तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलेगा और हमें उससे फायदा होगा? तो आपकी सेहत अच्छी रहे उसके, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, सो ये अभी हमने बात करते करते ना आप मुझे एक जगह और लेकर गए कि बताइए। हमें चक्रास पे काम करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस करता हूँ कि चक्रास पे बात हर कोई करता है, लेकिन उसे अप्लाई कोई कर ही नहीं रहा है। या मैं देखूं तो यूट्यूब पे 1000 ऑफ वीडियोस पड़े होंगे। आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि चक्रास पे सिर्फ काम वही कर रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों? ये क्या बहुत कठिन प्रोसेस है, या लोगों को इतने सरल तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं? क्या है, लोग उससे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना, जो अभी मैंने कहा था कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखिए इंडिया हब है,
बिल्कुल लोग बिल्कुल जो है बाहर से इंडिया में सीखने, आप अगर यूट्यूब खोलेंगे तो आपको जो चक्रा हीलिंग करते दिखेंगे ना, मैक्सिमम फॉरेनर्स फॉरेनर होंगे। दिखेंगे, बिल्कुल सही बात। और ओरिजिन कहाँ से है? इंडिया से। ओरिजिन इंडिया से। वो यहाँ से सीख के गए, वो कर रहे हैं, उनको वो बिलीफ है। हमारे यहाँ बिलीफ नहीं है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा धीरे धीरे आने में, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, लोग कर रहे कर ही हैं, रहे हैं। लेकिन संख्या कम है उनकी थोड़ी देखो सी। बहुत सारे लोग, आपने क्रिस्टल पहना है, क्यों पहना है? ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए पहना है मैंने। लेकिन हाँ, लेकिन वर्क तो करता है, क्रिस्टल तो वर्क करता है, ऑफ कोर्स करता है। क्रिस्टल भी चक्रा हीलिंग करने के लिए भी पहने जाते हैं। अच्छा। अभी जब आप किसी के पास जाते हो, मान लो जो जिसने भी आपको क्रिस्टल दिया हो, आपको अच्छा ही लगा तो आप अच्छा ही लग के पहने, वो बात अलग है। कुछ लोग पूछने भी जाते हैं तो वो उस, क्योंकि जो हीलिंग के लिए जो चीज़ें हैं ना, जो मोडालिटी, जैसे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब एक इंसान जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया, आप उससे ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि आज ही बैठेगा और आपने बता दिया 40 मिनट का मेडिटेशन कर लो तो 40 मिनट का मेडिटेशन पॉसिबल ही कर नहीं है। लेगा। और जो चीज़ नहीं हम कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। समस्या ये है। तो इसलिए उसमें एक और चीज़ जोड़ी गई कि आपको क्रिस्टल दिया गया कि थोड़ा आपको फायदा हो, फिर आप थोड़ा 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 टाइम लगा करके करिए ओके। और हो जाता है। और आप जल्दी ही देखेंगे, ऐसे मे बी अभी आपका साबका ना पड़ा हो, आज पड़ा, अब आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, मे बी आप ही नहीं करने नहीं, लगे, बिल्कुल who बहुत knows? जरूरी, और हमारा उद्देश्य भी यही था आपके साथ पॉडकास्ट करने का कि इन सारी चीजों को लोग अवेयर हों। जैसे आपने स्टोन की बात करी, मैंने पहना है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए भी पहनता हूँ। और कम से कम मुझे पर डे में 2 या 3 लोग जरूर टोकते कि ये क्यों पहना है आपने। नहीं नहीं, मैंने टोका नहीं नहीं, नहीं, मैं आपने पूछा। एक जिज्ञासा रहती है कि ये क्यों हाँ। पहना है आपने, ये क्या होता है। तो लोग जानना चाहते हैं शायद इसके बारे में, उनके पास उतना मिल नहीं पा रहा है कि अच्छा क्यों है, लेकिन तो लोग पहने भी, क्योंकि स्टोन की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो अच्छा भी दिखता है और वो आपको अच्छा भी हील कर भी रहा है, करता हील भी है। कर रहा है। प्लास्टिक से तो बहुत अच्छा है, आप प्लास्टिक वियर कर रहे हो, ज्वेलरी वियर कर रहे हो, उससे तो बहुत अच्छा है क्योंकि स्टोन है वो। और वो जब जहां से निकल के आ रहा है ना, हाँ। देखिए, जब हम चक्रास की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा होता है रूट चक्रा, वो हम मानते हैं कि ग्राउंडिंग से आता है, तो ये जमीन से निकल के निकल आ के रहा आया, है। बिल्कुल सही बात है। और अगर अभी आप चक्रास को किनारे हटा दीजिए, फिर भी आपने देखा होगा ना कि लोग कहते हैं कि बहुत ग्राउंडेड है। कोई आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान मिलेगा और वो आपसे बहुत हम्बलनेस से बात करेगा तो कहते हैं कि बहुत ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड होने का क्या मतलब है? जमीन से जुड़े जमीन रहना। से जुड़े रहना। जमीन से जुड़े रहने का मतलब ही है कि आपके रूट चक्रा का खुला होना। क्या बात है। तो हर वो इंसान जो बहुत सक्सेसफुल है, जमीन से जुड़ा है, उसका रूट चक्र खुला है। और आपने कभी ऐसा, बहुत कम, मे बी मैंने तो नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल है और वो बहुत बीमार है। देखा है कभी? देखा ही नहीं हमने कभी। क्यों? क्योंकि ये सारे डायमेंशन से एक दूसरे से जुड़े हैं जुड़े ना। हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी और आप एकदम बहुत गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा और आप बहुत बीमार हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो अभी बीच में हमने चक्रास की बात करी, तो और भी डिफरेंट मॉडलिटीज की बात आती है। तो अगर उन मॉडलिटीज में बात करें तो डीप माइंडसेट होता है, एनएलपी होता है, तो ये भी आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे वर्क करता हाँ, है। तो वो एनएलपी मैंने अभी आपको बताया था, डीप माइंडसेट जो है वो एनएलपी एनएलपी ही है है। बेसिकली। ओके। एनएलपी की कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इंसान मान के बैठ जाता है कि अब तो हो गया, हो गया। अब तो हमारे जाने का समय आ गया। तो जब हम सोच रहे हैं कि हमारे जाने का समय आ गया, हमारे जाने का समय आ गया, तो हम बिल्कुल जाने की उसमें चले आए। लेकिन जब हम यही सोच, आपने देखा है बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं एकदम बिस्तर पे पड़े हुए, लेकिन कोई छोटा बच्चा उनके घर में आज, मतलब अगर पोता पोती साथ नहीं रह रहे हैं और आ जाते हैं, तो वो बिस्तर से उठ के उनके साथ खेलने लग जाते हैं। तो वो उनके अंदर की इच्छा होती है। तो ये जब आपके अंदर की इच्छा, आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और मरने लगती है, तो डीप माइंडसेट उसको जगाता है। तो अभी तो आई गेस यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डीप एनएलपी की कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी हैं कि आप आँख बंद करके देखते हो और वो चीज़ आपके सामने नहीं होती और हो भी जाती है, आप उसको फील भी कर लेते, इवन आप उसको टेस्ट करने लगते क्या हैं। बात है। तो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू जिन चीज़ों से आपको चैलेंज हो रहा है, उसको हम लोग चेंज करते हैं। ओके। कई बारी क्या होता है, देखो दूसरे का अभी, चेंज कर सकते हैं आप हाँ, हम अपनी उनको प्रैक्टिस से, आप किसी क्लाइंट का जिसको इस तरह का प्रॉब्लम, उससे सही किया जा सकता है। सिखाते हैं ना, ऐसे अच्छा आपको करना है। अच्छा। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं और आप हूँ और मुझे आपको सिखाना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप आँख बंद कर लो ओके और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप ये इमेजिन करो। ओके ये डिपेंड करता है, कभी कभी पहली बार में हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ओके ओके ओके। तो बट इनसे सारी चीजों से, डिजीज से, इन सारी चीजों से क्योर किया हाँ, जा सकता है। एनएलपी में एक चीज़ होती है एंकरिंग, जहाँ पर हम अपनी अच्छी चीज़ों को ला करके अपनी बॉडी में कहीं एंकर कर देते हैं अच्छा और जो इस तरह का एलिमेंट है उसको निकाल के बाहर कर आते हैं।
अच्छा, हम्म क्या बात है। अच्छा, इसमें इट्स ऑल ऑन बिलीफ, आप हाँ क्या यकीन करते हाँ, हैं। एनएलपी पे मैंने एक चीज और सुना था कि आप पुनर्जन्म के बारे में भी जान सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी होता है? वो जहाँ तक मेरी जानकारी वो एनएलपी से तो नहीं है, वो कुछ और से है, अच्छा और मुझे अच्छा उसके अच्छा बारे अच्छा, में ओके कोई ओके। जानकारी नहीं है। अच्छा, हम थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या अपने बिलीफ सिस्टम के माध्यम से हम्म अपने आप को क्योर कर सकते हैं? अपने आप को कोई भी बीमारी हो, अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो क्या उससे बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मकान कैसे बनता है? एक आदमी के दिमाग में नक्शा बनता है, फिर कागज पे बनता है, फिर जमीन पे अप्लाई हो जाता मकान है। खड़ा हो जाता है। क्या बात है। तो उसी तरह उसके दिमाग में जो नक्शा बना है, ये उसका बिलीफ सिस्टम है कि ऐसे बन सकता है। इसी तरह आपको अपने दिमाग में नक्शा बनाना होता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, हम्म। और वो नक्शा बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं। क्या बात है। तो आप बेसिकली क्लाइंट्स भी अटेंड करते हैं? क्लाइंट भी आपके पास आते हैं या सिर्फ आप ट्रेनिंग कराते हैं? नहीं नहीं, मैं पहले तो मैंने क्लाइंट्स ही अटेंड किए ना। अच्छा, और फिर जब जब मुझे सोलो प्रेन्योर। हाँ, हाँ। पहले मैं खुद सोलोप्रेन्योर थी, गुड। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, नहीं मैं है। कितने लोगों को मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। फिर वो ऐसे ही होता है कि लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। हम्म जो ठीक हुआ उसी से मैंने बात करी कि हम्म आप क्या मेरी मदद करना चाहेंगे। हम्म, तो कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बट जिन्होंने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी बाद में खुद नहीं किया उन्होंने, लेकिन किसी ना किसी को भेजा हम्म, कि आप जाइए। तो और अच्छा लगता है सबको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे और कोई ये कह दे, जब आप बड़े दुखी और आपको ये याद आ जाए कि किसी ने कहा था कि बेटा तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, क्या बात है। तो वो ना वो कभी कभी उस 1 करोड़ पे भारी हो जाता भारी है। पड़ता है, बिल्कुल और पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम में आपके पास पैसा नहीं है, हम्म पैसा भी बहुत है। हम्म, एक इंसान कहते हैं ना वो, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख हो हाथ में माया। क्या बात है। तो आप अगर एक हेल्थ कोच है तो आपकी काया भी निरोगी है, क्योंकि आप दूसरे की मदद कर मदद रहे हो कर रहे हैं। करने में। और चूंकि ये आपका काम है, तो आप ब्लेसिंग्स के साथ पैसे भी अर्न कर रहे हैं, तो आपके हाथ में बिल्कुल माया वही वाली भी है। बात हो गई, और इसके लिए पैशन बहुत जरूरी है। अगर एक हाँ पैशन को बिल्कुल। प्रोफेशन बना लेंगे तो ही इसको आप लेके जा हाँ, पाएंगे आगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि हम्म नॉर्मली लोग ये सोच, बहुत ऐसे पैशनेट लोग हैं हम्म जिनको अपनी जिंदगी, जैसे मेरे डैडी थे, बहुत अर्ली एज में उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, लेकिन तब तक उनको कोई डिजीज नहीं थी, ओके। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने अभी तक उनके जैसा फिट इंसान नहीं देखा। ओ माय गॉड। तब 13 साल हुए अभी उनको। हम्म तो 13 साल पहले भी, तब भी मैंने ऐसा नहीं देखा। तो मतलब आजकल आप किसी भी इंसान को देखिए, तो वो जरा सा तो पेट होता ही बिल्कुल होता है ना। है। और तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैंने अचानक से मेरे दिमाग में वो पीछे की चीज आ गई हम्म कि अभी क्या होता है, हमें जो चीज पसंद होती है हम खाते हैं, तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। हम्म ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होता है। हम्म मैंने अपने डैडी को कभी, उनके जो डाइट था ना, उससे अगर इतना भी चावल एक्स्ट्रा होता था, तो वो या तो थाली में छूट जाता था, या वो पहले ही कहते थे डालो मत। किसी ने जबरदस्ती डाल दी, कहीं बाहर गए हैं, तो ठीक है वो नहीं कुछ बोलते थे, बट वो नहीं नहीं खाते थे। खाते थे। क्या बात है। तो ये कुछ ऐसी हैबिट है जिससे हम्म के लिए करा जा सकता है। तो अच्छा मैम, अभी लास्ट में मैं आपसे बस ये बोलूंगा कि ओवरऑल एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जिनके उनको डे टू डे लाइफ में उनको क्योर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, वो ऐसे कैमरे को देख के आप बता दीजिए। अच्छा, तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। हम्म तो अभी फिजिकल एक्टिविटी में और एक्सरसाइज में फर्क होता फर्क है। करता है। तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई हम कुछ नहीं करते तो आज ही चले जिम। हम्म फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप मूवमेंट कर लें। हम्म हर 1 घंटे पे उठ करके 2 4 5 मिनट चल लें, वो बहुत है। हम्म सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए। हम्म हाइजीन क्लेanलीनेस का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए। आप जो अपने खाने का ध्यान रखिए, हम्म कोशिश कीजिए वो चीज़ खाइए जो नेचर से जैसी मिलती है। हम्म प्रोसेस्ड फूड पे बिल्कुल मत जाइए। हम्म अभी प्रोसेस्ड फूड के एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत आसान सा बताऊंगी कि जितना, जैसे गेहूं से दलिया भी बनता, आटा भी बनता और मैदा भी बनता है। हम्म तो आप कोशिश करिए दलिया खाइए, नहीं काम चल रहा तो आटा खा लीजिए, मगर मैदा पे मत जाइए। हम्म और जो है ध्यान रखिए कि हम जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन क्या है, हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब प्रॉपर मात्रा में मिले। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, और एक इंडियन एडल्ट एज वाइज, वेट वाइज, वहाँ पर सब कुछ लिखा है कि क्या आपको बात है। क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी कह रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ कि प्रोटीन का इंटेक बहुत प्रॉपर रखिए।
अगर आप एकदम लेथार्जिक टाइप नॉर्मल इंसान है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाइए। हालांकि मैं तो रिकमेंड करती हूँ कम से कम 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाइए ही खाइए। पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए। पानी भी हम लोग बहुत कम पीते। पानी पीने का एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, आपका वेट डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2। इतना आप इतना लीटर पानी पीजिएगा, बहुत इत्मीनान से। बहुत सारी बीमारियों को जो है हम सिर्फ पानी पी करके रोक सकते हैं, क्योंकि पानी जो होता है बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी से। और जब हम निकाल देते हैं पानी, वो जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में पानी के साथ बाहर निकलते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को निकाल देते हैं। और कोशिश करिए कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है बॉडी में वो कम से कम हो। तो उसके लिए अगर आप अच्छा खाएंगे, पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग सूरज में जाना भूल गए हैं, जल्दी क्योंकि जगना। हमारी लाइफस्टाइल ये हो गई है कि हम 11 बजे सो के उठते, 10 बजे, चलो 8 बजे भी उठ गए, तो ऑफिस जाना है 10 बजे तो उठे और भागे भागे और फिर ऑफिस के लिए भागने लग गए। तो हमारा सूरज में जाना रह गया। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उठिए और 12 बजे सूरज में चले जाइए। सुबह उठिए, सूरज में जाइए, उठते ही आप देखेंगे ना, जो डिप्रेशन है, आपको एनर्जी की कमी लग रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो सूरज की विटामिन डी भी बहुत अच्छा मिलता है सूरज की रोशनी से। और कितना भी आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए विटामिन डी का, जो सूरज की रोशनी से मिलेगा वो आपको सप्लीमेंट से नहीं मिलेगा। और सूरज की रोशनी से जो लेना है वो सुबह लेना है, 9 बजे के बाद नहीं लेना, नहीं तो यूवी रेज आपको बहुत घातक होंगे। और जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी बॉडी साइकाडियम रिदम को फॉलो करने लगती है। व्हाट आई बिलीव कि अगर आप साइकाडियम रिदम को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी का हार्मोन्स भी एकदम प्रॉपरली बैलेंस हो जाता है। और फिर छोटी मोटी चीज़ें तो शरीर है लगी रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ चैलेंज आपको नहीं आएगा। तो मोटी मोटी क्या चीज़ें हो गई कि हमें पानी का प्रॉपर इंटेक करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सारे न्यूट्रिशंस जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमें लेना। मोटा मोटी सब लोग जानते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट लेना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, लेकिन कितना कितना लेना है वो यहाँ पर बताना और याद रखना भी मुश्किल होगा। मोबाइल उठाइए, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए और आराम से निकाल लीजिए और साइकार्डियम रिदम को फॉलो कीजिए। क्या बात है। ये आपने एक रिदम की बात कर रही हैं, क्या पूरा नाम क्या बताया आपने? साइकार्डियम रिदम। ये मुझे भी जानना है एक्चुअली। बस इसको लास्ट में एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये बेसिक क्या होता है। तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का अपना एक क्लॉक होता है। अच्छा। तो हम इसको समझने के लिए साइकार्डियम रिदम को लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए बॉडी क्लॉक कह लेते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि आपकी नींद 6 बजे खुलती है अगर आपको उठने की आदत है तो। और अगर आप नहीं उठते हैं 6 बजे, फिर आप सोते हैं, तो फिर चाहे आप जितनी देर तक सो जाए। हाँ। लेकिन अगर आपको 6 बजे उठने की आदत है तो आपकी नींद रोज 6 बजे 6 बजे ही खुलेगी। खुलेगी, बिल्कुल सही। बॉडी जो है वो सूरज की रोशनी से गवर्न होती है। सूर्योदय होता है, आपकी नींद खुलती है। और जब शाम होता है, जब अंधेरा होता है ना, तो उसके बाद बॉडी का जो हम ये कहते हैं कि हमको बैक टू द रूट, अपने एंसेस्टर्स की आदत को फॉलो करना चाहिए। 7:30 8 तक खाना खा, 8 भी लेट होता, अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंधेरा होने के बाद बॉडी एकदम सन की रोशनी से गवर्न होती है। तो जब अंधेरा होता है उसके बाद आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप जो खाते हो आपके शरीर में पड़ा रहता है। अच्छा। 11 बजे रात को आप खा करके और आप सोचे कि हम 2 घंटा अभी 11 के बाद मतलब 12-1-2 घंटा एक्सरसाइज कर लें, जिमिंग कर लें और उसके बाद हम बड़े हेल्दी हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। क्योंकि वैसे भी सोने के 2 घंटा पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, वैसे वैसे आपकी बॉडी का सब स्लो हो जाता है। आप देखिए, अभी बीच में एक स्टडी आई थी ना कि ये जितनी भी लाइट्स हैं, ये जो आपको इस बात का एहसास नहीं होने देती कि बाहर लाइट हो गई, दिन आया रात है, हाँ, बिल्कुल। तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए घातक होती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिस्कनेक्ट करती हैं। धोखा दे रहे हैं उनको। हाँ, इसको एहसास करा रहे हैं कि सूरज निकला हुआ हाँ, है। तो आपकी बॉडी फिर अपने साइकार्डियम रिदम को, बॉडी क्लॉक को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो ओके। बॉडी का साइकार्डियम रिदम यही है कि आप सुबह उठिए, सूर्योदय के पहले उठ जाइए। नहीं उठ पा रहे हो सूर्योदय के पहले, कोई बात नहीं, 6 6:30 बहुत है यार। 6:30 बजे आप उठ जाइए। उसके बाद आप देखिए, हमेशा से कहते हैं ना सुबह आप हैवी ब्रेकफास्ट करिए। अभी हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब पूरी सब्जी नहीं होता है। हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि हैवी जो न्यूट्रिशन में हैवी हो, तो वो हैवी ब्रेकफास्ट करिए। फिर आप अपना टाइम से, आप देखिए कि ब्रेकफास्ट का टाइम ही है कि आप 9 के पहले किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। 12 बजे ब्रेकफास्ट नहीं होता है। और लंच आपको किसी भी हालत में 1 बजे के पहले कर लेना है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, अब आप अगर 1 बजे लंच करते हैं और आप इवनिंग में कुछ हैवी चीज नहीं खाते हैं,
तो आप क्या 11 बजे खाना खा पाएंगे? 1 बजे अगर आपने लंच किया तो आपको भूख तो लगेगी ही बिल्कुल 6:30 लगेगा 7 पे। बिल्कुल बिल्कुल बट हम वो 6:30 7 पे एक हैवी सा स्नैकिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना पोस्टपोन होता 12 है। 1 बजे तक पहुंच जाता है वो हाँ, बिल्कुल सही बात तो है वो खाना जो पच नहीं पाता है, आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वो हम्म बीमारी नहीं देगा, टॉक्सिन्स नहीं देगा तो क्या क्या करेगा? देगा बिल्कुल सही बात है तो अगर सिर्फ आप साइकाडियम रिदम को फॉलो करते हैं तो ये जो मैंने भी कहा था ना, मैंने देखा कि हर किसी के पेट है, हम्म वो ठीक हो सकता है उसका आपका। एक बहुत बड़ा वजह है कि हम्म, समय से ना जगना और खाना ना खाना हाँ, ओके क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तब आपकी बॉडी काम करने के मूड में नहीं होती है, हम्म तो जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा पचाने के लिए, वैसे तो रख नहीं देगी। बट ओके अगर जबरदस्ती कोई काम करेगा तो क्या आएगा उसका रिजल्ट, आउटकम? आप जबरदस्ती काम करेंगे तो कितना अच्छा आउटकम देंगे। बिल्कुल सही बात उसी तरह बॉडी भी करती है। ओके सो बहुत सारी चीज़ें हो गई मैम और बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात कर ली आज और मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमारे देखने वाले हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपसे कोई इस तरह की ट्रेनिंग में आपके शामिल होना चाहे या आपसे क्लासेस लेना चाहे या कुछ इस तरह का पर्सनल आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो उसका कोई प्रोसेस हो तो आप बता दीजिए प्लीज़ तो आप मुझे फेसबुक पे जा करके ढूंढ सकते हैं, गीता तिवारी के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। और मेरा एक मेरे अपने ही लोगों का ग्रुप है जिसमें जो लोग हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, वो फिटनेस मास्टरमाइंड करके है। अच्छा अच्छा और अगर आई डोंट थिंक यहाँ पर बताने से याद रह पाएगा, बट अगर आप मेरे साथ फ्री में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप bit.ly/गीता द्विवेदी पर बुक कर सकते हैं। ओके चलिए हम इसका लिंक भी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि हाँ, उनके लिए आसानी रहेगी हाँ, तो हाँ। थैंक यू सो मच मैम बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो हमने सिर्फ एक हिस्सा आपका छेड़ा है हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग हाँ रहा था कि अगर हम बातें करते रहे तो तो कल हो बात जाएगा और कल हो बातें नहीं जाएगा खत्म बिल्कुल होंगी। बिल्कुल क्योंकि आपका 22 साल का एक अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का कोई बात नहीं हम फिर से और मुलाकात एक्चुअली करेंगे मेरा जो आपने कहा था ना, अगर हम पैशन को बनाते हैं तो हम्म एक्चुअली हेल्थ जो है ये मेरा पैशन है। वो दिख रहा है आपकी बातों से आप जी रहे हो उसको मजा आ रहा है आपको करने में और बहुत रेयर लोग होते हैं जो हेल्थ को या डॉक्टर्स इस चीज को क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी कठिन होती है मैंने तो इसलिए बायो नहीं लिए थे क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं याद होते थे तो आप अपना पैशन जी रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर मैं रहे हैं, बहुत एंजॉय बिल्कुल इसी करता हूँ तरह मैं अपने पैशन को चलिए एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम बहुत जल्दी फिर से मुलाकात करेंगे थैंक यू सो मच बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए और बहुत कुछ आज सीख के जाने के लिए तो अगर आपको आज यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि आपने सीखा है और जिंदगी में उसे फॉलो करेंगे सो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप भी इस तरह के पॉडकास्टर बनना चाहते हैं और अपना वीडियो इस तरह का शूट करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और आप स्क्रीन पे देखेंगे नंबर लिखा है इस पे आप कॉल करके आप भी इस स्टूडियो को बुक कर सकते हैं और अपने लिए ऐसा एक खूबसूरत सा पॉडकास्ट बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर अपना ख्याल रखें मस्त रहें बिंदास रहें थैंक यू नमस्कार